राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ इनके माध्यम से जो प्रोफेसर टीचर्स एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज विंग प्रोटान का तीसरा महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन और राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण सोहरा, इस तरह से आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। दिन भर ये कार्यक्रम चल रहा है 11 बजे से लगभग, और अभी सभी लोगों की बातें सुनने के बाद 4:53 हो गए हैं। मैं यहाँ आप लोगों के सामने कंक्लूडिंग स्पीच करने के लिए उपस्थित हूँ। और इस अधिवेशन में जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वह है नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे अनुदानित शाळा महाविद्यालये विद्यापीठे शिक्षण संस्था बंद करून SC ST OBC प्रवर्गातील प्राध्यापक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नोकरीपासून आणि बहुजन समाजाला शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवून दीर्घ गुलाम करण्याचे शासक वर्गाचे षड्यंत्र आहे, हे गंभीर विचार बनते। इस तरह का एक विषय है। दूसरा विषय है सुधारित नवीन कामगार कायद्यांचे कामगारांची सुरक्षा व भवितव्यावर होणारे गंभीर दुष्परिणाम, एक विश्लेषण। ये दूसरा लेबर लॉज अमेंडमेंट के संबंध में। तीसरा है प्राध्यापक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वर्तमान गंभीर समस्यांच्या अनुषंगाने RMB केस प्रोटान संघटनेची भूमिका। हा एक सत्राचा विषय झाले, 3 विषय आहेत। त्यानंतर दूसरा विषय भोजन अवकाशच्या नंतर सरकारी, निमसरकारी व सार्वजनिक क्षेत्राचे आणि शिक्षणाचे खाजगीकरण, व्यापारीकरण, बाजारीकरण करण्याच्या धोरणाचे, तसेच DCPS NPS धोरणाचे SC ST OBC प्रवर्गातील कर्मचारी आणि बहुजन समाजाच्या भवितव्यावर होणारे गंभीर परिणाम चिंतन। कामगारांची ध्येय आणि उद्दिष्ट फक्त श्रमिक संघ स्थापन करणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही, तर कामगारांना शासक वर्ग बनविणे हे असले पाहिजे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ये बात उन्होंने मनमाड़ में कही थी शायद 35-36 के दरम्यान। कामगारांच्या हितरक्षणासाठी सरकारवर नियंत्रण ठेवणे हे श्रमिक संघाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे, बाबा साहेब आम्बेडकर। तो इस तरह से ये कई विषय है, और दिन भर आप लोग इन विषयों के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत सारी बातों के सबूतों के आधार पर उसके होने वाले परिणामों के बारे में आपको विस्तार से समझाया गया कि इसके ये परिणाम हो रहे हैं, होने वाले हैं। इसके बावजूद भी बहुसंख्यांक जो लोग हैं SC ST OBC, इनकी संख्या देश में 74.5% है, और माइनॉरिटी को मिलाकर हम इसको कहते हैं 85%। तो इतने सारे हमारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के विरोध में ये कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र किया जा रहा है। इस बात को जानते हुए ये षड्यंत्र हो रहा है, इसके बावजूद हो रहा है कि हर साल कम से कम 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, और सरकार बनाने वाली पार्टियों को जनादेश लेना होता है, जनता के पास जाना होता है, जनता का आदेश लेना होता है कि हम आगे
भविष्य में सरकार चलाए या नहीं चलाए। 5 साल में केंद्र सरकार के लिए चुनाव होता है, विधानसभा में 36 स्टेट है, तो एवरेज 7 स्टेट आते हैं। 35 अगर स्टेट होते हैं तो एक साल में 7 राज्यों के चुनाव होना मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जनता का आदेश लेना पड़ता है, उस जनता का जिसकी संख्या 85% है और जिसके विरोध में दिन भर आपने सुना साजिश हो रही है। उनका जनादेश लेने के लिए इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में इसके बावजूद भी उन्हीं लोगों को बहुमत मिलता है। अब मिलता है या नहीं मिलता है ये एक अलग इशू है, क्योंकि इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी होती है। एक मशीन को अगर हम चोर कहें, यानी एक मशीन चोरी करती है, अगर एक मशीन को अगर हम चोर कहें, क्योंकि चोरी करने वालों को चोरी कहना पड़ेगा, चोर कहे तो चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, मेरे अलावा कोई कह भी नहीं सकता। और इतना दुख हुआ मेरे ऐसा कहने से, चुनाव आयोग के कमिश्नर को इतना दुख हुआ कि उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह कंटेम्प्ट ऑफ चुनाव आयोग का अधिकार देने की मांग की लिखित रूप से। ये बात अलग है कि लॉ मिनिस्ट्री ने बीजेपी की होने के बावजूद भी ऐसी कोई अनुमति उनको नहीं दी, क्योंकि ये नहीं दिया जा सकता। मगर इससे पता चलता है कि जो मैं कह रहा हूँ उससे उनको भारी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वो बहुत दुख होना चाहिए, इसीलिए तो मैं बोला था। अगर दुख नहीं होता तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता कि मेरा तीर निशाने पे साला क्यों नहीं लगा अभी तक। तो वोटों की चोरी होती है, चोरी के हमने सबूत इकट्ठा किए, सुप्रीम कोर्ट को दिए और केस लेकर मैं गया। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया और कहा कि हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन 2019 के चुनाव में लगाई जाएगी ताकि वोटों की चोरी रोकी जा सके। आप लोगों के खिलाफ बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जो हमारे लोगों ने आज आप लोगों को बहुत विस्तार से बताया। बहुत बड़े बड़े फैसले सारे लोगों को लिए जा रहे हैं और तब लिए जा रहे हैं जब उनको मालूम है कि हर साल लोगों का जनादेश लेना होगा। तो हम लोगों के विरोध में फैसला लेंगे तो लोग हमारे समर्थन में फैसला कैसा करेंगे, ये डर होना चाहिए हर सरकार को। हर सरकार को, लोकतंत्र तो है ही इसीलिए कि सरकार को डर होना चाहिए। कम से कम 5 साल में एक बार हमको जनता के पास जाना होगा और जनता को फिर वोट मांगना होगा। अमर पट्टा या सत्ता हमेशा के लिए लिखकर हमारे पास नहीं है। ये व्यवस्था होने के बावजूद भी उनका हौसला इतना ज्यादा है, इसके बावजूद वो ऐसे फैसले कर रहे हैं हमारे लोगों के खिलाफ। तो हमारे काम में, हमारे कार्यों में जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें कुछ कमी जरूर है। हमने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी कि ये चोरी रोकी जाए। तो 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में निर्णय दिया कि हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी।
किसी अखबार ने खबर नहीं छापी। यानी ईवीएम मशीन का जो 8 अक्टूबर 2013 में निर्णय दिया उसकी भी खबर नहीं छापी, और पेपर ट्रेल मशीन लगाने का जो ऑर्डर मैंने लाया उसकी भी खबर नहीं छापी। तो ये सारे देश भर में खबर पहुंचाने के लिए मुझे ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकालनी पड़ी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और मैं आंध्र प्रदेश तक पहुंचा। केरला और तमिलनाडु बचा हुआ है क्योंकि उस समय फिर कोविड आ गया, और केरला और तमिलनाडु बचा हुआ है क्योंकि कन्याकुमारी केरला में नहीं है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये भी थोड़ा सा हमारे लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि हम लोग यही मानकर चलते हैं कि सबसे नीचे तो केरला स्टेट है, मगर कन्याकुमारी जो है वो केरला में नहीं, कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में है। क्योंकि तमिलनाडु एकदम नीचे उसका है, कुछ हिस्सा जो है तमिलनाडु का एकदम समंदर को लगा हुआ है, कुछ हिस्सा जो है केरला का है, तो कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में। तो ये 2 स्टेट अभी रहे हैं, और कोविड ख़त्म होने के बाद कन्याकुमारी तक भंडाफोड़ का जो कार्यक्रम है ये लेकर मैं जाऊंगा। मैं अभी इसको अधूरा छोड़ा हुआ है, पूरा करने के लिए जाऊंगा जरूर। मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने समस्याओं की चर्चा की, मैं समाधान के दिशा में कुछ बातें आप लोगों को बताऊं। केवल समस्याओं की चर्चा करने मात्र से समाधान तो नहीं होगा, समाधान के दिशा में हम लोगों को कुछ बातें आगे बढ़ानी होगी। चोरी करने की वजह से उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि हम इसके बावजूद भी चुनाव जीत सकते हैं, तो चोरी रोकनी पड़ेगी। तो पेपर ट्रेल मशीन जो केस में सुप्रीम कोर्ट लेकर गया, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। उसका ड्राफ्ट जो हमने तैयार किया, मेरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बार भी बहस नहीं करने दी मेरे वकील को, एक बार भी बहस नहीं करने दी। वकील को एक बार भी बोलने नहीं दिया। जो ड्राफ्ट हमने लिखा था एक बार भी नहीं बोलने दिया वकील को, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमारे फेवर में निर्णय ले लिया। आप अंदाजा लगा सकते हो, मैं खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। जज ने जब हमारा ड्राफ्ट पढ़ा तो उसको लगा सारे वकील को बोलने की जरूरत ही नहीं, सारा कुछ एक बार अगर कोई पढ़ ले एक बार ही पढ़ ले, हाँ बराबर। और जिस वकील को हमने लगाया सीनियर काउंसिल था, तो उसने मुझे पूछा कि ये ड्राफ्ट किसने लिखा? कहा कि हमने लिखा। कहा वकालत कितनी पढ़े हुए? कहा कुछ भी नहीं पढ़े हुए। ये कैसे हो सकता है ऐसा लिखा? हमने कहा अगर किसी दूसरे वकील के द्वारा लिखवाया गया होगा तो फिर आपको हमने वकील क्यों बनाया? उसी को बना लेता जिसने ड्राफ्ट तैयार किया। तो अब तो आपके समझ में आया कि आपको वकील क्यों लगाया, क्योंकि हमने लिखा, हमारे पास डिग्री नहीं है, नहीं तो हम ही खड़े हो जाते सुप्रीम कोर्ट में। तो तब उसको समझ में आया क्या लिखा, इन्होंने लिखा होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बगैर बहस के वकील के जब जजमेंट हमारे फेवर में दिया, तो वकील ने मुझे कहा कि आप हमारा जूनियर बनना पसंद करेंगे? 2 लाख रुपए मैं ना दूंगा। मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ भाई, ये काम कर रहा हूँ आंदोलन, तुम दोबारा नौकरी करने के लिए कह रहे हो? मैं अपने समाज के लोगों को शासक वर्ग बनाना चाहता हूँ, इसलिए नौकरी में था, नौकरी छोड़ के आया हूँ, तुम दोबारा नौकरी करने के लिए कह रहे हो। इसके लिए तो हमने नौकरी नहीं छोड़ी। ये दिमाग जो है अब वो उस काम के लिए लगा हुआ है जो हमारे समाज को शासक वर्ग बनाना है, तो आज़ादी हासिल करवानी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो ड्राफ्ट है सुप्रीम कोर्ट के जज ने बगैर किसी बहस के हमारे फेवर में निर्णय दिया। इतना क्लियर था, इतना सारे सबूत,
एक तो ड्राफ्ट था और उसके सप्लीमेंट में सारे सबूत हमने ऐसे जोड़े थे, नथी किए थे। और मुझे वो केस जीतने के बाद जानते हो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में केस जीतना बहुत आसान काम है, ऐसा उस दिन से मुझे लग रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि जज जो है अगर सही तरीके से ड्राफ्ट ना किया तो वो वकील के मुंह पर फेंक के मार देता है। ये फेंक देता है, इसे ड्राफ्ट जो है फेंक देता है। मगर अभी तजर्बा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए। दूसरा जो चीफ जस्टिस है वो अभी रिटायर्ड हो गया, और जिसने राम मंदिर पर फैसला दिया, जिसने दोबारा ईवीएम मशीन में फैसला दिया, उसने ईवीएम मशीन पर 4 जजमेंट दिए, उसमें से 3 जजमेंट मेरे फेवर में है। डॉक्यूमेंट्री है। जब तीसरा जजमेंट मेरे फेवर में आया तो आरएसएस का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वो हियरिंग सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत भागते दौड़ते बाहर चला गया। हमारे वकील ने उसको रोकने की कोशिश की, कॉफ़ी पीने का ऑफ़र भी दिया, मगर वो रुका नहीं, गया, क्योंकि उसको जल्दी रिपोर्ट करना था कि इस केस में फाइनल जजमेंट होने तक 30 फैसले आए हैं, तीनों वामन मेश्राम के फेवर में है, तो इसका मतलब है चौथा निर्णय उसी के फेवर में आना है, तय है। एक महिला को खड़ा किया गया चीफ जस्टिस के विरोध में चरित्र हनन का आरोप करने के लिए, और वो आरोप हुआ, उसके विरोध में 7 जजों का बेंच बैठा, उसने चीफ जस्टिस को निर्दोष छोड़ दिया। उसके बाद जो जज 3 जजमेंट मेरे फेवर में दिया था, वो निर्णय चौथा जजमेंट हमारे विरोध में। और हैरान करने वाली बात, 1 लाइन का जजमेंट लिखा, 1 लाइन का, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। चीफ जस्टिस को बहुत लोग बुद्धिमान मानते हैं, और वो जजमेंट विदाउट एनी जस्टिफिकेशन लिख रहा है, तो उसको मैं गधा कह सकता हूँ, चीफ जस्टिस को। ऐसे एक जस्टिस को जो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन जजमेंट लिख रहा है, और किसी जज को विदाउट एनी जस्टिफिकेशन जजमेंट लिखने का अधिकार भारत के संविधान ने नहीं दिया है। इसलिए कह रहा हूं इतनी बड़ी बात, और वो मेरे पास लिखित है, इसीलिए भी कह रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं, एविडेंस के आधार पर कह रहा हूं, कि जब आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है जजमेंट देने का, इसका मतलब है किसी बाह्य दबाव में आप फैसला कर रहे हैं। आप जो जजमेंट दे रहे हैं उसके समर्थन में आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका मतलब आप किसी बाह्य दबाव में जजमेंट दे रहे हैं। और ऐसा हुआ, और फिर बीजेपी ने उस जज को राज्यसभा का मेंबर भी बनाया। उस जज को 7 जज के बेंच ने निर्दोष छोड़ दिया। बाद में उस 7 जज के बेंच ने आरोप लगाने वाली महिलाओं के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठाई, जस्टिस पटनायक की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे। जस्टिस पटनायक ने उस महिला को भी निर्दोष छोड़ दिया। दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में आरोप करने वाला भी निर्दोष और आरोपी भी निर्दोष, ऐसा तो साला जजमेंट के इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा। दोनों में से एक आदमी को जरूर सजा होती है, मगर यहाँ हुआ तो जरूर कहा जा सकता है दाल में कुछ काला है, मगर यहाँ तो सारी की सारी दाल काली है। ये इसलिए आप लोगों को विस्तार से समझा रहा हूं क्योंकि जो लोग इस देश में
लोकतंत्र के आधार पर हम लोगों का जनादेश ले रहे हैं, उसमें वोटों की चोरी कर रहे हैं ईवीएम मशीन के द्वारा। ये ध्यान रखना, बहुत खास बात बता रहा हूं। चोरी जो हो रही है वो ईवीएम मशीन में हो रही है। ईवीएम मशीन के अंदर जब आपका वोट जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ और एक कामले साहब कोल्हापुर के एक्सपर्ट है, हाँ वानारकर। खैर, क्योंकि कोल्हापुर और कामले बोले तो ऐसा समीकरण हो जाता है। एक बार मैं कोल्हापुर में ट्रेनिंग लेने के लिए गया, वहाँ मेरी ट्रेनिंग में 43 लोग शामिल थे। 43 में 42 कामले थे और 43वां जो आदमी था वो दीक्षित था। मैंने उसको पूछा, जब 43 में 42 कामले है तो आप दीक्षित क्यों है? कहा कि मैं भी कामले ही था, मैंने दीक्षा लिया बौद्ध धर्म की, इसलिए मैं दीक्षित हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा अब कोल्हापुर के हैं तो कामले ही होंगे। कोई महाराष्ट्र का भूमिपुत्र हो या ना हो, मगर कामले भूमिपुत्र है, गारंटी से कहा जा सकता है। तो जो बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि जो लोग वोटों की चोरी ईवीएम मशीन में करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। क्योंकि फिजिकल रिकॉर्ड में मान लो कि आपने पंजा का ठप्पा लगाया तो 6 महीने तक वो पंजा दिखाई देता है, हाथी दिखाई देता है, साइकिल दिखाई देता है, घड़ियाल दिखाई देता है। आप फिजिकल वेरिफिकेशन 6 महीने तक उसका दोबारा कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का फिजिकल एविडेंस नहीं होता है, इसलिए वो रिकॉर्ड दूसरे आदमी के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं आप लोगों को, तो कोई किसी ने भी नहीं बताया आज तक ये बात। एक फिजिकल रिकॉर्ड है, होता है जो बैलेट पेपर में होता था, और ईवीएम मशीन में घोटाला क्यों होता है उसका सबसे पहले नंबर का कारण है उसका रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और वो ट्रांसफरेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, फिजिकल रिकॉर्ड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर मान लो इसके ऊपर पंजे का स्टैंप लगा है, घड़ियाल का स्टैंप लगा है, हाथी का स्टैंप लगा है, तो वो आखिरी तक हाथी का ही रहेगा या घड़ियाल का ही रहेगा। ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए जो केस हमने जीता वो पेपर ट्रेल मशीन का था। ईवीएम मशीन घोटाला कर रहा है, पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ेगा। यही जजमेंट 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ईवीएम घोटाला करती है, पेपर ट्रेल अगर ईवीएम ने घोटाला किया तो पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ेगी। पेपर ट्रेल का जजमेंट लिखने के पीछे जजेस का तर्क यही था और तथ्य भी यही है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अगर वो वोट का ट्रांसफरेबल वोट का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो गया तो पेपर ट्रेल मशीन में जो ठप्पा लगा हुआ है वो तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब रिकाउंटिंग होगा तो ईवीएम का घोटाला पेपर ट्रेल में पकड़ा जाएगा। ये था बेसिक बुनियादी सिद्धांत। ये केस हमने जीता। जो बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कोई सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात को हमने नहीं जीता था और मेरी वजह से लगभग 15 लाख वोटर मशीन ईवीएम के पेपर ट्रेल मशीन लगी हमारे केस की वजह से। किसी ने कोई खबर नहीं छापी। जो नेशनल पेपर है, नेशनल प्रेस है, जो खुद ही अपने को नेशनल प्रेस कहता है, राष्ट्रीय माध्यम कहता है, मैं उसे एंटी नेशनल कहता हूं। वो नेशनल की भी खबर नहीं छापता, वामन मेश्राम की एंटी नेशनल कहता हूं वो भी नहीं छापता, दोनों नहीं छापता। तो ये हमने चुना, ये हमने जीता 24 अप्रैल 2017 को।
उसके बाद 19 को चुनाव है ना, तो फरवरी 2019 को बीजेपी सेंटर में है। उन्होंने कांग्रेस को कहा, देखो वामन मेश्राम ने अड़ंगा लगा दिया है, अब 2019 का चुनाव घोटाला करके हम जीत नहीं सकते, मगर आपके साथ हमारा गुप्त समझौता हुआ है कि 2 बार 2004-2009 में आपने घोटाला किया, तो आपने हमको कहा कि चुप रहो, इसके बदले में 2 बार आप घोटाला कर लो। तो 2014 का कोटा तो हमारा पूरा हुआ, एक 2019 का कोटा बाकी है और वामन मेश्राम ने 17 में टांग अड़ा दिया। अब ये होगा नहीं। अब ये जिम्मेदारी, समझौता पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, तो कांग्रेस फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट गई मिलान का केस लेकर कि 50% मिलान करा दो। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 100% रिकाउंटिंग होगा, अरे वो 100% कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, तुम 50% मिलान की बात कर रहे हो, पहले से ही 100% का ऑर्डर दिया। जब पहले से 100% का ऑर्डर है तो तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? चोरी पकड़ने का 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर अवेलेबल है, तुम 50% मिलान की मांग क्यों कर रहे हो? 50% मिलान की मांग की, बीच में वो औरत ने उस चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया और उसके बाद 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मिलान करने का निर्णय दिया कि 1%, 50% में मांगा, 1% का ऑर्डर दिया उस जज ने जिस पर उस महिला ने चरित्रहनन का आरोप लगाया। और वो सारा सीक्रेट जो डाटा चीफ जस्टिस का और उस महिला का डाटा पेगासस जो स्पाईवेयर था उसके द्वारा इकट्ठा किया गया। ये नई जानकारी मेरे पास में, उस समय मेरे पास नहीं थी, और उसके आधार पर वो ब्लैकमेल किया गया। तो इस तरह से वो मिलान का निर्णय हुआ। मिलान का निर्णय होने के बाद भी जब काउंटिंग हुई तो कांग्रेस 2 बजे के बाद सारे देश के काउंटिंग सेंटर से गायब हो गई। जिसको मिलान करने की मांग किया और जिन्होंने 1% मिलान करने का ऑर्डर दिया, अरे 1% के लिए तो हाजिर रहते हैं, 1% के लिए भी कांग्रेस हाजिर नहीं रही, मिलान करने के लिए गायब हो गई, खत्म। तो हमने अधिकारियों को अपने सोर्सेस से पूछा कि जब कांग्रेस हाजिर ही नहीं थी तो ये मिलान करने वाला जो कार्यक्रम है, ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेटरी आदेश है, ये अमल में चुनाव आयोग ने कैसे किया? कहा कि हम अधिकारियों ने चुनाव आयोग को ही पूछा कि तो कांग्रेस हाजिर नहीं, क्या करें? तो चुनाव आयोग ने कहा अधिकारी बैठो और मिलान कर लो। तो हमने मिलान करके डाटा सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया कि मामला ये पूरा हो गया। भाई कागज में ही ना पूरा करना है, कागज भेज दिया। ये जानकारी भी हमें मिली क्योंकि हम लोग वामसेप चलाते हैं तो हमारे सीआईडी वाले हर जगह फैले हुए हैं। केवल सरकार का ही सीआईडी विभाग है ऐसा नहीं है, हमारा भी साला सीआईडी वामसेप तो कर्मचारी लोगों का है ना, हर जगह है, हमारे लोग भी है। तो हमें जानकारी मिली और इस तरह से इसके बावजूद भी, ऐसा करने के बावजूद भी 4 महीने तक चुनाव आयोग चुनाव के रिजल्ट का आंकड़ा केवल प्रोविजन बता रहा, प्रोविजनल। 2 महीने का अधिकार है चुनाव आयोग के पास। 2 महीने के बाद डाटा कंफर्म घोषित करना पड़ता है, ऑथेंटिकेट डाटा घोषित करना पड़ता है। 4 महीने तक डाटा ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, केवल प्रोविजनल डाटा देते रहे और बाद में उनका संकट इतना बढ़ गया कि सारा डाटा जो है ईवीएम मशीन के साथ जो मशीन लगाई गई पेपर ट्रेल, उसका डाटा कम से कम 6 महीने रखना पड़ता था, 4 महीने में ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डिस्ट्रॉय का भी सबूत हमारे पास है।
अब बदमाश से लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा भाई, बदमाश के पीछे पड़ना पड़ेगा। अगर वो भाग रहा है तो कम से कम लंगोटी तो पकड़ना ही पड़ेगा उसकी, भागते भुगते की सारी लंगोटी जितना पकड़ में आता है उतना पकड़ना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट अभी ओपन नहीं हो रहा है, मेरा केस अभी है 19 का केस मैं अभी लेकर जाने वाला हूं, राह देख रहा हूं कि कब ओपन होगा, क्योंकि मैं आमने सामने बहस करना चाहता हूं। वर्चुअल साले दिखाई नहीं देते सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। वर्चुअल में वकील इधर है, जज जो है वर्चुअल हो रहा है। तो कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हुआ है, हाई कोर्ट कई ओपन हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हुआ है। कोविड का उन्होंने, अब दिल्ली में एक भी आदमी मर नहीं रहा है मगर ओपन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ओपन हुआ नहीं है। तो मैं राह देख रहा हूं, मेरी पुरानी केस अभी पेंडिंग है और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है वो केस भी मैं सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने वाला